सारे इस फॉर्मूले को एक पेज पे लिखिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए और जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। F = बिल। भाई यदि आपके घर में बिल्ली आ जाए तो क्या बोलते हैं? बिल बिल बोलते हैं ना, तो ये वही बिल है ना। जय हिंद बच्चों, प्रिंस वन क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्पेशली क्लास 10th के फिजिक्स सेक्शन का सारा फॉर्मूला एक ही लेक्चर में देख लेंगे, है ना। और ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर ऐसा करिए, फिजिक्स के सारे जो जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक ही बार आप रिवाइज करा दीजिए, ठीक है। तो हम वही करने जा रहे हैं अब। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो केवल थ्योरी पढ़ के अच्छा नंबर नहीं ला सकते भाई। यदि आपका टारगेट है 90+, 95+, तो हर हाल में आपका कमांड न्यूमेरिकल पे भी होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी सेट उठा के देखिए, ऐसा कोई भी सेट ना हो जिसमें न्यूमेरिकल ना पूछा गया हो, ठीक। तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में क्या करेंगे, फिजिक्स के हमारे पास जितने भी चैप्टर हैं और उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले को एक साथ हम देख लेंगे, ठीक है। और आपका काम क्या होगा? आपका काम ये होगा कि सारे फॉर्मूले को एक पेज पर लिख लें और लिखने के बाद आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर उसको पेस्ट कर दें, चिपका दें, है ना। इससे ये होगा कि जब भी आप उस फॉर्मूले को देखेंगे तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है। यदि ऐसे आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें अपने क्लास 10th के फिजिक्स सेक्शन की, तो फिजिक्स सेक्शन में टोटल हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर हैं? 4। उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है लाइट। सबसे पहला चैप्टर क्या है? लाइट। उसमें से दूसरा है ह्यूमन आई, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। 4 चैप्टर है, आपको पता होगा, ठीक है। कौन कौन से? लाइट हो गया, ह्यूमन आई हो गया, करंट हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं, ठीक है। अब इन 4 चैप्टर में हमको चारों चैप्टर में फॉर्मूले नहीं है, मात्र 2 चैप्टर। आपको केवल 2 चैप्टर पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, मतलब केवल 2 चैप्टर के ही फॉर्मूले याद करने हैं। सोचिए कितना काम आसान हो गया। यदि चारों में होता तो समझ सकते थे कि चलिए थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मूला होगा, लेकिन हमको तो 4 में से 2 ऐसे ही खत्म हो गया, केवल 2 ही बचा। तो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें फॉर्मूले हैं? तो सबसे पहला लाइट है। लाइट में भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो लाइट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसको देखा जाएगा। और उसके बाद अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा क्या है? चैप्टर है। तो ध्यान से देखिए, लाइट भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। मतलब इन दोनों चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको हमको करना ही करना होगा, और न्यूमेरिकल करने से पहले हमको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों चैप्टर का हम फॉर्मूला देख लेंगे। बाकी बच गया ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये केवल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, आपको इसमें केवल थ्योरी तैयार करना है। क्या तैयार करना है? थ्योरी। एक बार थ्योरी पे कमांड बना लीजिए, फिर ये दोनों चैप्टर आराम से हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले अब लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइट चैप्टर में कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यह रहा लाइट। यदि हम लाइट में बात करें तो देखिए, लाइट में हमको सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन में कौन कौन से फॉर्मूला है। उसके बाद रिफ्रैक्शन देखेंगे। भाई 2 ही इसमें काम है लाइट में, एक रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में ध्यान से देखिए, सबसे पहला ही हमको आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, मतलब r = 2f। तो यहाँ से f = क्या आएगा? r/2, ठीक। आपको ये बात पता होगा कि ये फोकल लेंथ हो चाहे रेडियस हो, दोनों का डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है। यदि ये पोल है तो जो हमारा फोकस ये रहा, तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है, तो ये सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर r बोला जाता है। तो ये f और r में क्या रिलेशन होता है? तो r = 2f या f = r/2। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पहला, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला क्या है? इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक। इसमें क्या आता है? 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ f v u क्या है? तो f को बोला जाता है फोकल लेंथ। f को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ देखिए, सारी लंबाई हम कहाँ से लेंगे? पोल से। पोल से जो ये डिस्टेंस आया है ये क्या है? फोकल लेंथ ही तो है, ठीक है। v क्या है? तो ये है इमेज डिस्टेंस। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस भी कहाँ से लिया जाएगा? पोल से। u क्या है? तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये समझ में आया।
अच्छा, यदि मिरर फार्मूला देखे हैं तो यहीं पे हम लेंस फार्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में केवल एक छोटा सा अंतर है और वो अंतर कुछ और नहीं, बस प्लस माइनस का है। ध्यान से देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम क्या चलेगा, आपको ये मालूम चलेगा कि जो मिरर फार्मूला था वो ये था, ये रहा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में 1/f = 1/v + 1/u लगा है, जबकि वहीं लेंस में बीच में माइनस आ जाता है। क्या? 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, बस यही अंतर है, इसलिए दोनों को हम अगल बगल लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये समझ में आया मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैग्नीफिकेशन यदि हम बात करें मिरर का, ये मैग्नीफिकेशन किसका है? मिरर का है। ठीक है, तो यदि मिरर की मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इसका दो फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -v/u। दोनों मैग्नीफिकेशन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ये दोनों मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मैग्नीफिकेशन का। ठीक, कोई दिक्कत? यदि मिरर का मैग्नीफिकेशन देख लिए तो ऐसे ही हम लोग लेंस का देख लेते हैं। फिर बता रहे हैं मिरर के मैग्नीफिकेशन और लेंस के मैग्नीफिकेशन में भी केवल प्लस माइनस का ही अंतर है। क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ -v/u था, क्या था? यहाँ -v/u था, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? +v/u है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये लग रहा है मिट गया है, -v/u है ना। यहाँ क्या था? -v/u था, तो यहाँ क्या है? +v/u, बस यही अंतर है। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला समझ में आ गया। ये आपका सब एक ही पेज में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है ना, इस मैग्नीफिकेशन में यदि 1 आता है तो क्या होगा, 0 आता है तो क्या होता है, -1 आएगा तो क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जरा ध्यान से देखिए, यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, इसका मतलब जो इमेज है बहुत छोटा बन रहा होगा, है ना। यदि वैल्यू 1 से छोटी आती है, इट मीन्स बहुत छोटा, डिमिनिश्ड साइज का इमेज बना हुआ है। यदि m की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। और ये जनरली प्लेन मिरर में अक्सर होता है, जो प्लेन मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें चेहरा देखा जाता है उसमें यही होता है प्लेन मिरर में, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, बराबर हो जाता है। वही यदि m की वैल्यू 1 से बड़ा है, इट मीन्स मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ा इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, 1 से छोटा है तो छोटा इमेज बना है, 1 के बराबर है तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बना है, और 1 से बड़ा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बनाया है। ठीक है, अच्छा यहीं पे आपको ये भी समझना होगा कि यदि मैग्नीफिकेशन प्लस आता है तो क्या होगा और माइनस आता है तो क्या होगा। ठीक, यदि प्लस आता है तो आपको ये समझना होगा कि उस समय जो इमेज होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, यदि मैग्नीफिकेशन सॉल्व करते समय डाटा प्लस में आता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वहीं मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो उस समय वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो ये मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ बात है। ठीक, आपको समझना होगा क्योंकि ये MCQ में बहुत ज़्यादा पूछ देता है। ठीक, तो अभी तक जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या देखें, कितने फार्मूला देख लिए? तो टोटल 5 फार्मूला देख लिए। पहला हमने देख लिया F और R के बीच क्या रिलेशन है, दूसरा मिरर फार्मूला, उसके ठीक बगल में ही लेंस फार्मूला देख लिए, फिर मैग्नीफिकेशन मिरर का और लेंस का मैग्नीफिकेशन। ठीक, ये मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ जनरल बातें थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। जरा ध्यान से देखिए, यदि हम लेंस की बात करें, लेंस कह रहे हैं, पावर ऑफ लेंस, यदि कोई भी लेंस है तो उसका पावर कैसे निकाला जाता है, तो उसके दो फॉर्मूले हैं, P = 1/f या P = 100/f। याद ये रखना है कि जब ये मीटर में होता है तो 1/f होता है, लेकिन वहीं जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100/f हो जाता है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? तो डायोप्टर। क्या होता है? इसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायोप्टर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ 6 हो गए, ये रिफ्लेक्शन के थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कितने फॉर्मूले हैं। तो रिफ्रैक्शन में केवल एक ही फॉर्मूला है, वो हमारे स्नेल्स लॉ से आता है। किससे आता है? स्नेल्स लॉ से। ध्यान से देखिए,
यदि मान लेते हैं ये फर्स्ट मीडियम या सेकेंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम रेयरर है, सेकेंड मीडियम डेंसर है, तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल के साइड बेंड कर जाएगी। ठीक, तो 1 से 2, देखिए 1 से 2 लाइट जा रहा है, इसको बोलेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो 1n2 को n2/n1 लिखा जाता है। ठीक है, इसी को sin i/sin r लिखा जाता है, और इसी को v1/v2 लिखा जाता है, और λ1/λ2 लिखा जाता है। ठीक है, कुल मिला जुला के आपको ये समझना है कि एक ही छोटा सा फॉर्मूला है बस, ये स्नेल्स लॉ से आता है। फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू sin i/sin r इज इक्वल टू v1/v2 λ1/λ2। इसके बाद आप यहाँ जरा एक चीज़ यदि ध्यान से देखेंगे तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2/n1 ऊपर था, तो n2/n1 ऊपर था, तो देखिए n2 का रेसिप्रोकल v2 यहाँ नीचे है, दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ n1 नीचे है तो v1 ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में हमेशा किसका रिलेशन होता है, इन्वर्सली का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है, इन्वर्सली का। तो यहीं से एक बात हम आपको समझाते हैं, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है जरा ध्यान से देखिएगा। हमको मालूम चल गया कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेलोसिटी है। ठीक है, क्या है, 1/वेलोसिटी है। ठीक, तो अब यदि हम ये बोलें कि ए एन जी मतलब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, किस में जा रही है, एयर से ग्लास में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ng/na, यही ना, ng/na लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक, अब जब हमको स्पीड ऑफ लाइट लिखने की बारी आएगी तो हमको मालूम है कि ये रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वेलोसिटी के कैसा है, रेसिप्रोकल में है। रेसिप्रोकल का साफ साफ मतलब ये हुआ क्या कि यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो ग्लास की जो स्पीड होगी वो कहाँ होगी, नीचे होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कहाँ होगा, नीचे होगा। कोई समस्या। और यदि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहाँ होगा, ऊपर होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहाँ होगा, ऊपर होगा। एयर को ही वैक्यूम भी बोला जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ग्लास को हम मीडियम भी बोल सकते हैं क्योंकि एक मीडियम है। ठीक है, तो जनरली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट अक्सर न्यूमेरिकल पूछता है, इस कॉन्सेप्ट पे कि कैसे हम करेंगे। करता क्या है इसमें कि 1 2 3 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे के एक पूछ देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास लाइट चैप्टर में केवल इतने ही फॉर्मूले हैं, है ना। ठीक, रिफ्लेक्शन के 6 हैं और रिफ्रैक्शन के मात्र 1 फॉर्मूला याद करना है आपको। ठीक, ये सारे फॉर्मूले आपके उस जो पेज है उस पेज पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि यही आपको रिवीजन करते समय ज़्यादा हेल्प आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, अब हम आगे अपना बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट न्यूमेरिकल्स हैं या मोस्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 इसमें क्या है। तो ये बात आपको मालूम होगा क्या, Q = NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला आता है। Q क्या है, तो नेट चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला करंट का। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो I = Q/T हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, ये करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और यदि आपको मालूम है तो इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमीटर। ठीक है, और अमीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, सीरीज में। ये भी बात आपको मालूम होगा। ठीक, वही अब हमारे पास अगला फॉर्मूला है वोल्टेज का। वोल्टेज क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q। तो यहाँ भी हमारा वोल्टेज हो गया, W वर्क डन हो गया, Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट वोल्ट होता है। और इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये किस में कनेक्ट होता है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो ये 3 फॉर्मूला समझ में आया। पहला Q = NE, I = Q/T, V = W/Q। ठीक, और चौथा सबसे मोस्ट है, ओम्स लॉ से आता है। ठीक है, V = IR। ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस।
यहीं से आप चाहते हैं तो यहाँ से यदि हमको I निकालना हो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R नहीं हो जाएगा भाई, R इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर फिर डिवीजन में हो जाएगा। या फिर यहीं से आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या ये V/I नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला समझ में आया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक है रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी। रेजिस्टेंस जिन जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है वहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के सामने आता है और इस फार्मूले का नाम है R इक्वल टू रो L/A। यहाँ R को रेजिस्टेंस बोला जाता है, R को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L को बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A को बोलते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये नॉर्मल इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। R इक्वल टू रो L/A, और इस पर भी बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, अच्छा अब जरा हम यहाँ पे रो के बारे में बता दें कि रो की यूनिट क्या होती है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, R इक्वल टू रो L/A है, यहाँ से यदि हम रो निकालेंगे तो हो जाएगा RA इक्वल टू रो L, तो यहाँ से रो क्या आएगा, RA डिवाइडेड बाई L, यही ना आएगा। अब यदि इसकी यूनिट निकाला जाए तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, हम लिख देते हैं ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, ओम मीटर। क्या आ जाता है, ओम मीटर। ठीक है, तो खैर आपको यहाँ जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वल टू रो L/A। ठीक, और आपको ये रो की यूनिट याद रखनी है क्या, ओम मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसको कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए 2 मेथड होता है। 2 मेथड कौन कौन सा है, तो पहला है सीरीज मेथड, दूसरा है पैरेलल मेथड। ठीक, तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं, फिर पैरेलल की बात कर लेंगे। यदि सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है तो यहाँ पे हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट। इसका R इक्विवेलेंट आपको याद रखना है, ये क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये केवल इसमें 3 ही R3 तक होता है। 3 तक हम इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ केवल 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं। यदि यहाँ 10 रेजिस्टेंस लगाए होते तो R4, R5, R6 ऐसे 10 तक ऐड हो जाता। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक चीज़ हम आपको और बता दें क्या, कि यदि सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज में जो करंट होता है, जो I होता है, ये हमेशा सेम होता है। करंट सेम होता है और जो वोल्टेज होता है ये डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल का जो रिजल्ट होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ क्या केवल 3 तक ही होगा, नहीं, जितने हमारे पास रेजिस्टेंस होगा सबको 1 करके जोड़ते चले जाएंगे। हम 3 तक ही क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास सर्किट में हम केवल 3 ही दिखाए थे, इसीलिए। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला। ठीक है, अब इसमें क्या सेम होता है, तो याद रखिएगा इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे करंट सेम था और वोल्टेज डिफरेंट था, तो यहाँ वोल्टेज सेम हो जाएगा, भी सेम होता है, और जो हमारा करंट है ये डिफरेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये समझ में आया, इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया करंट, है ना। करंट में टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 5-6 फॉर्मूले हो गए। ठीक, पहले ही पेज पे हमारे पास 4 फॉर्मूला था। पहले पेज पे कितना फॉर्मूला था, 4। Q बराबर NA, I इक्वल टू Q/T, V इक्वल टू W/Q और V इक्वल टू IR। 4 यहीं हो गया। 5वां हमारे पास R रो L/A हो गया, और छठा हमारे पास सीरीज और पैरेलल हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही एक और सेक्शन ऐड किया जाता है, कहलाता है पावर। क्या कहलाता है, पावर। तो ये पावर के सारे फॉर्मूले हैं, घबराइए नहीं, ये बस देखने में इतना लग रहा है लेकिन आप तुरंत इसको याद कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, है ना। और आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि वर्क को हम एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी क्या होता है भाई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता में तो एनर्जी बोला जाता है, तो हम वर्क को ही एनर्जी बोल सकते हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो सकता है एनर्जी बाई टाइम। तो या तो वर्क बाई टाइम या तो एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ से पावर कैलकुलेट करते हैं, और ये पूरा सेक्शन एनर्जी का है।
ठीक। तो एक बार पावर हम देखते हैं, फिर एनर्जी देखते हैं। यदि पावर आपको याद हो जाएगा तो एनर्जी तुरंत याद हो जाता है। देखिए कैसे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। पहला, यदि किसी भी सर्किट का वोल्टेज और करंट मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पावर मिल जाता है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। और तीसरा आता है वी स्क्वायर बाई आर। तो टोटल पावर के देखिए यहाँ पे 1 2 3, यदि इसको भी इंक्लूड करते हैं तो 4 फॉर्मूला है, इसको लेके 4। कौन कौन सा? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पहला, यहीं से आया है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यहीं से आया है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यहीं से आया है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये पावर का आ गया। अब यहीं से आप एनर्जी का भी समझ जाएंगे। देखिए हमको मालूम है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, तो यदि यहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम होगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है। मतलब हमें जितना भी पावर का फॉर्मूला निकाले हैं, यदि इसमें हम केवल t से मल्टीप्लाई कर दें तो वही एनर्जी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पावर v इंटू आई था, इसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एनर्जी। देखिए वी आई टी एनर्जी हो गया। यहाँ पावर आई स्क्वायर आर था, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करिए, जैसे टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, लेकिन ये आई स्क्वायर आर टी क्या हो जाएगा? एनर्जी। यहाँ वी स्क्वायर बाई आर था, इसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई करिए, जैसे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे अब ये एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ एनर्जी के भी कितने फॉर्मूले हो गए? 4। पहला पावर इंटू टाइम, और पावर के अलग अलग 3 फॉर्मूले हैं, है ना। तो वी आई टी पहला, दूसरा आई स्क्वायर आर टी, और अगला वी स्क्वायर टी बाई आर। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले थे हम आपको बता दिए, ठीक है। अब हमारे पास एक जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वहाँ पर ही बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछता है, लेकिन जब आप 12th में मैग्नेटिज्म है, जब आप 12th में आएंगे तो इस पे भर भर का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको भी देख लीजिए। ये वहाँ पे काम आता है जब हम लोग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा उस फोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं तब। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ F क्या है? तो फोर्स है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। I क्या है? करंट है। L क्या है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। हम लिख ही देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। I क्या है? तो करंट है। L क्या है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा की वैल्यू 90 ले लिया जाए, ठीक, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू बिल। भाई यदि आपके घर में बिल्ली आ जाए तो क्या बोलते हैं? बिल बिल बोलते हैं ना, तो ये वही बिल है ना। F इज इक्वल टू बिल, ठीक। यदि इसमें न्यूमेरिकल देना भी होगा तो कैसे देगा? 1 2 3 4 चीजें अननोन है, 4 चीजें इसमें अननोन है, दिखाई दे रहा है? इसमें 4 चीजें अननोन है, तो ये 4 में से क्या करेगा? कोई भी 3 गिवन करेगा, कोई भी 3 देगा, और हमसे जो चौथा वाला होगा वो पूछ लेगा। जैसे यदि क्वेश्चन में F B I दे दिया, ये 3 चीज दिया, तो हमसे क्या पूछेगा? L पूछेगा। यदि क्वेश्चन में F I L दिया तो क्या पूछेगा? B पूछेगा। यदि क्वेश्चन में हमारे पास B I L दे दिया तो F पूछ देगा। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे पास जितने भी क्या थे फॉर्मूले थे फिजिक्स सेक्शन के, वो सब कवर अप हो जाते हैं। अब आपका बस एक ही होमवर्क है कि सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिखिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, और जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए। उम्मीद मानिए आपका नंबर पक्का इंक्रीज कर जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल सेक्शन यदि छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी आए, एक बार आपके यदि क्वेश्चन के ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको रिकॉल करा दें, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम लाइट के यहाँ पे क्या देखे हैं? सबसे पहले लाइट का हम फॉर्मूला देखा गया है। लाइट में सबसे पहला R इज इक्वल टू 2F, दूसरा मिरर फार्मूला, तीसरा लेंस फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन। इसके बाद यहाँ मैग्निफिकेशन के बारे में बताया गया है कि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, 1 होगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। इसके बाद क्या देखा गया है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 1/F जब F मीटर में हो, और 100/F जब F सेंटीमीटर में हो। इसके बाद स्नेल्स लॉ से ये देखा गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपको हम यहाँ पे एक चीज़ समझाए हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आ गए हैं करंट पे। तो करंट में हम यहाँ पे क्या देखें? पहला Q इज इक्वल टू NE, I इज इक्वल टू Q/T, V इज इक्वल टू W/Q, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। उसके बाद R इज इक्वल टू ρ L/A, और यहाँ पे रो का यूनिट कैसे आया ये बताया गया है।
इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है और उसके बाद पावर बता दिया गया है, ठीक। और मैग्नेटिज्म में मात्र एक छोटा सा F = BIL sin थीटा या BIL, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जरूर फॉर्मूला है, याद जरूर कर लीजिएगा और एक बार याद कर लेंगे तो पक्का आपका नंबर अच्छा आना ही आना है, क्योंकि थ्योरी आपका ऑलरेडी तैयार है, बस आपको न्यूमेरिकल पे कमांड बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।